नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स वाले सब्जेक्ट में व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण वाली सीरीज का ये आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज फिर से हम सेकंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन के साथ में आपकी सेकंड यूनिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कि एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा इसी चैनल की। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए गए पूरे विस्तार पूर्वक सब मिल जाएंगे, और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट में आपकी सेकंड यूनिट कवर होगी। जैसा कि फोर्थ पार्ट आज हम ले रहे हैं अभी, तो सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में 4 पार्ट और आने के हैं, जिसके माध्यम से थर्ड यूनिट कवर होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मैं उन सभी छात्रों को बोल दूं जिनका एग्जाम कल है या जिनका एग्जाम हो चुका है, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बोलते हैं कि सर एग्जाम चल रहे हैं या एग्जाम हो चुके हैं, आप लेट। यार देखिए, यूनिवर्सिटी हम 8 राज्यों के बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि 8 राज्यों के बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं अभी, बीए वाले बच्चे। तो उनमें से मान चलिए कि अभी सिर्फ एक या दो एक दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी हुआ है, और मात्र एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी चल रहा है, जिसका कल पेपर होने वाले हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटियों के जो एग्जाम है वो मई जून के आसपास जाने वाले हैं थर्ड ईयर के। तो इस कारण से दोस्तों मैं इस सीरीज को बंद नहीं कर सकता। अगर किसी एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का एग्जाम हो चुका है। तो जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है उनके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका हो चुका है उनको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूं कि पेपर भी आप लोगों का अच्छा ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं ये भली बात ही आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं सेशन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि लोकतंत्र, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पार्ट नंबर जो थर्ड पार्ट अभी हमने दोपहर में डिस्कस किया था आज 2 बजे, उसमें हमने लोकतंत्र पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, मतलब खत्म हुआ था। तो आज लोकतंत्र से ही हम सेशन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड यूनिट हमें आज कंप्लीटली पूरी तरह कवर करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसमें हिस्सा लेता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है। तो ये कथन किसने कहा था, या कहें कि ये परिभाषा किसने दी थी एक लोकतंत्र को लेकर के? डाइसी ने, सीले ने, लावेल, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खाली नाम याद रखिएगा, सीले साहब ने ही यह परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र ही वह शासन व्यवस्था है जिसमें उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, है ना। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। शब्दों पर फोकस करेंगे ना तो आपको आंसर अपने आप मिल जाते हैं, शब्द खुद बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक कौन है? लोकतंत्र में भी विशिष्ट वर्गों का सिद्धांत देने वाले विचारक पूछे गए हैं आपसे, कौन कौन है? रॉबर्ट मिचेल, मोस्का, पेरेटो, या फिर वर्नहम, सी राइट मिल्स, कार्ल मैनहीम, जोसेफ शुम्पीटर, या फाइनर, या फिर सभी? तो दोस्तों याद रहे, रॉबर्ट साहब, मोस्का और पेरेटो, ये 3 प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्यवस्थावादी मॉडल कहा है? तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वर्गवादी लोकतंत्र पहला प्रश्न है। इसमें देखिए एक में ही 2 प्रश्न आ रहे हैं आपके। एक तो है कि वर्गवादी लोकतंत्र क्या होता है, फिर दूसरा है साम्यावस्थावादी मॉडल क्या है, ठीक है। तो कौन से विद्वान ने विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्यावस्थावादी मॉडल कहा था? तो पहले इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल भी समझते हैं। सीबी मैकफरसन ने, या शुम्पीटर ने, मोस्का ने, या पेरेटो ने?
तो दोस्तों याद रहे सीबी मैकफरसन साहब ने ही जो है विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को क्या कहा था, उन्होंने साम्यावस्थावादी मॉडल कहा था अपने सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये रहे मैकफरसन साहब। अब अगर मैं बात करूं विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र की, तो विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, कहें कि ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन व्यवस्था की या शासन की बागडोर किसी एक राष्ट्र के किसी एक वर्ग विशिष्ट के पास रहती है ना, मतलब कि पूरे देश पर किसी एक वर्ग विशेष का आधिपत्य रहता है। तो इस प्रकार का जिस देश में लोकतंत्र पाया जाता है, मतलब एक विशिष्ट वर्ग की शासन व्यवस्था का जो लोकतंत्र पाया जाता है, उसी को यहां पर मैकफरसन साहब ने क्या कहा, साम्यावस्थावादी मॉडल। एक ऐसा मॉडल जो आज वर्तमान की चीन की सरकार में या कहें कि चीन में संचालित है ना, समाजवादी मॉडल। क्लियर, आगे इसको आप भली बातें समझ पाएंगे। मैकफरसन के लोकतंत्र के मॉडल में शामिल है निम्नलिखित में से क्या क्या, संरक्षणात्मक मॉडल, विकासात्मक मॉडल, साम्यावस्थावादी मॉडल, या फिर ये सभी। तो दोस्तों याद रहे मैकफरसन ने लोकतंत्र के 4 मॉडल बताए हैं। कितने? कुल 4 मॉडल बताए हैं, उनमें से ये 3 मॉडल आपके सामने रहे, संरक्षणात्मक, विकासात्मक, साम्यावस्थावादी मॉडल, ये 3 मॉडल। और इन मॉडलों के ये प्रतिपादकों के नाम भी आगे लिखे हुए हैं। क्लियर, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, मैकफरसन ने अपनी रचना में लोकतंत्र के कितने मॉडल बताए हैं? जस्ट मैंने अभी आपको बताया है 4 मॉडल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें से कौन सा एक सही नहीं है? गलत पूछा गया है आपसे कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें से कौन सा एक सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत सत्ता का अभाव। अब लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है। क्या सही है या गलत है? तो एग्जैक्टली करेक्ट है, सही है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है बल्कि संपूर्ण जनता का शासन कहलाता है वो, है ना। तो और जबकि इस प्रश्न में ऑप्शन पूछा गया है नहीं वाला, घोतक कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि संवैधानिक सरकार, तो जो सरकार बनती है वो संविधान के अनुसार संचालित होती है। क्या सही है? एग्जैक्टली सही है। तीसरा है ऑप्शन सा है विधि का शासन, तो जो शासन संचालित होता है वो विधि के अनुसार संचालित होता है। एग्जैक्टली करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो पढ़ भी लेते हैं, श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। तो यार श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही लोकतंत्र में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो ये साम्यवादी सरकार से या साम्यवादी मॉडल से संबंधित तो होता है, ठीक है ना, जिसे कहा गया है कि अधिनायकत्व साम्यवादी शासन की पहचान है। क्लियर, चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत। क्या कहा है? उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या? संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। इसका प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र पर एक कथन कहा कि संप्रभु अर्थात कि उस राष्ट्र अध्यक्ष शक्ति कहां से प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। तो यही कथन तो है कि संप्रभु अपनी सत्ता अर्थात अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करते हैं। यह सबसे पहले किसने कहा था? जॉन लोक ने कहा, होब्स ने कहा, बेंथम ने, या मिल ने? तो दोस्तों याद रहे जॉन लोक साहब ने ही यह कथन कहा था, ठीक है ना। ये जॉन लोक कहां के हैं? कहां के थे? यूनाइटेड किंगडम के। ये एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक रहे हैं, याद रहे, दार्शनिक भी थे और राजनीतिक विचारक रहे हैं जॉन लोक, जिसको आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। तो आइए जरा शुम्पीटर, सार्टोरी, डोल या रोल्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोल्स साहब, ठीक है ना। तो रोल्स जो है ये अभिजनवादी लोकतंत्र के समर्थक नहीं है। क्या होता है अभिजनवादी लोकतंत्र?
तो दोस्तों ये सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जहां पर बहुमत की जो शक्ति होती है ना, उन व्यक्तियों के हाथों में होती है, या कहें कि उन व्यक्तियों के छोटे से समूह के पास होती है जो प्रतिष्ठा में उच्च होते हैं, प्रतिष्ठा में उच्च होते हैं, है ना, और जिनका समाज में प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कुलीन वर्ग का शासन। जो कुलीन वर्ग अर्थात कि धन संपदा से सुसज्जित वर्ग होगा, वही कुलीन वर्ग, उसी कुलीन वर्ग का अगर शासन होगा तो ऐसे शासन को ही अभिजनवादी लोकतंत्र कहते हैं। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था का रोल साहब जो है विरोध करते थे, समर्थन नहीं करते थे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन से देश का है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूर्णतः काफी लंबे समय से किस देश में संचालित होता है, किस देश में लागू किया गया है। कमेंट करके मुझे बताइए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन से देश की शासन व्यवस्था में अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, अभी बताइए कमेंट करके। तो इन चार विद्वानों में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था? एडम स्मिथ, मार्क्स, हिगल या रूसो? तो इसमें दोस्तों याद रहे रूसो साहब ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पूर्णतः समर्थन किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन इसीलिए नहीं लिखी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। देखता हूं कितने लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश की शासन व्यवस्था है अभी फिलहाल। जैसे हमारे यहां पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र व्यवस्था है, उसी तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश की व्यवस्था है, मुझे कमेंट करके उस देश का नाम बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला संसद को, स्थानीय स्वशासन या सरकार को, या राजनीतिक दलों को, या चुनावों को? तो याद रहे दोस्तों, लोकतंत्र उसी शासन व्यवस्था को कह सकते हैं जहां पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था हो, और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ही प्रथम पाठशाला मानी जाती है। किसकी? लोकतंत्र की। ठीक है ना। और स्थानीय स्वशासन का अगर हम एग्जाम्पल देखें समर्थकों का, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे बड़े एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का पूर्णतः समर्थन किया था, पूर्णतः। क्लियर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन जनतंत्र का समर्थन किया था? भारत में दल विहीन जनतंत्र की कोई दल नहीं होना, कोई राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, तो ऐसी व्यवस्था का किसने समर्थन किया था? बीजी तिलक साहब ने, या जयप्रकाश नारायण साहब ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, या राम मनोहर लोहिया ने? तो याद रहे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने, जो कि महात्मा गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण ने ही जो है दल विहीन जनतंत्र का समर्थन किया था। क्लियर है? जयप्रकाश नारायण, जिनका 35 रुपए वाला एक भारत है ना इंडिया टिकट भी आज मिलता है, सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल काफी स्टूडेंट जानते होंगे। चलिए, बहुत अच्छा श्लोक है वसुदेव कुटुंबकम। पूछा गया कि क्या है ये? उक्ति है, सूक्ति है, श्लोक है, या कथन है? आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या है दोस्तों? ये श्लोक है। ठीक है ना, श्लोक है वसुदेव कुटुंबकम। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आगे हम और समझते हैं। वसुदेव कुटुंबकम हालांकि समझाने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसको मैं बार बार लेक्चरों में इस श्लोक को बार बार यूज भी करता हूं। कई बार आपको मैंने बताया भी है वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे थोड़ा सा और स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि कल एग्जाम भी आप लोगों का। वसुदेव कुटुंबकम किस भाषा का श्लोक है? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, संस्कृत भाषा का श्लोक है। पूछा गया है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, यही वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है। बाकी जिसको नहीं पता है कृपया करके इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, जो ये क्लियर है, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, तो वसुदेव कुटुंबकम श्लोक का अर्थ आप भली भांति समझ जाएंगे, है ना। इसका अर्थ तो एक लाइन में अगर हम कहें तो पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, वसुदेव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कुछ भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। पंचतंत्र नामक ग्रंथ से वसुदेव कुटुंबकम ग्रंथ लिया गया है। और हालांकि इसका उल्लेख जो है ना कई शास्त्रों में है, कई शास्त्रों में है। याद रहे वेदों में भी
उपनिषदों में आपको अधिकतम रूप से इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा, महाउपनिषद में इसका वर्णन अधिकतम रूप से देखने को मिल जाएगा, और भी कई धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, कहां पर, कहां फहराते हैं, है ना, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लाल किले पर। अगला है, स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ स्वशासन या अपना राज्य, ऑप्शन बी कहता है पड़ोसी राज्य, ऑप्शन सा कहता है शत्रु राज्य, या डी सभी। क्या होता है स्वराज्य का, तो स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन, मतलब हमारा खुद का शासन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग, पहला प्रयोग किसने किया था, पहला प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो दोस्तों याद रखना किसने किया था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई है भारत में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में, उनके निस्वार्थ योगदान के कारण। कौन है, वल्लभ भाई पटेल, बोस, गांधी जी या भगत सिंह। याद रहे दोस्तों, ऑप्शन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी भली भांति जानते हैं महात्मा गांधी को। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था, लगभग 100, 170, 200, 150, तो लगभग 200 साल, आप भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। बहुत फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, एक भी फैक्ट छोड़ने लोग योग्य नहीं है। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947, 9 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950 या 4 जुलाई 1981। 4 जुलाई 1981, ये 4 की एंट्री अपने आप हो चुकी है बीच में, इसको छोड़िए। बोलिए, तिरंगे को कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को मार्क करेंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, तिरंगे को जुलाई में ही अपना लिया गया था, जुलाई 1947 में ही अपना लिया गया था, संविधान लागू होने का वेट नहीं किया था, ठीक है ना। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपना लिया गया था। बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, अपने आप आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। भली भांति जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1947 को। यार नाक मत कटा देना आप लोग, है ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आखिरी वाले, जब देश आजाद हुआ है ना, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है भारत के, कौन थे, सी राज गोपालाचारी थे, लॉर्ड वावेल थे, माउंटबेटन थे या वारन हेस्टिंग थे। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, एक ही बार पढ़ेंगे बस। मेन की पॉइंट है सह अस्तित्व। क्या है, सह अस्तित्व। पूछा गया कि सह अस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक समूह अपने मतभेदों का सम्मान करते हुए और अपने संघर्षों को अहिंसक तरीके से हल करते हुए एक साथ रह रहे हैं। यह कथन किसने, माफ कीजिएगा, यह कथन सही है या गलत है। अब पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि सह अस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अलग अलग मतभेदों के होने के बावजूद एक साथ रह सकते हैं या नहीं।
तो एग्जैक्टली यस, सह अस्तित्व का मतलब ही यह होता है एक साथ रहना, अलग अलग हो फिर भी एक साथ रहना, ठीक है ना। इसलिए यह कथन बी, ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह अस्तित्व कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो सह अस्तित्व बेसिकली 2 प्रकार का होता है। इट्स ओके, ओनली 26 क्वेश्चन इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं, 26 क्वेश्चन, इट्स ओके। तो दोस्तों ये हम आपका सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 5 अर्थात कि इसका पार्ट 5 जो है मैं कल देने का आपको प्रयास करूंगा आपके एग्जाम से पहले। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जिन दोस्तों के एग्जाम चल रहे हैं या हो चुके हैं वो थोड़ी सी शांति बना करके रखे, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, क्योंकि एंड टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा काम अटक जाता है आकर के कि हम सेशन नहीं ले पाते हैं, है ना, और आप लोग तैयारी नहीं हो पाती है। तो इस कारण से सेशन अभी स्टार्ट चल रहा है तो इसको कंटिन्यू ही करेंगे और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही सेशन को छोड़ेंगे। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी सब कुछ आपको, बाकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेक्चर की, और इसके अलावा प्लेलिस्ट को आपको विजिट करना है अन्य सब्जेक्टों के लिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर हमारे सभी सेशनों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।